सुप्रभात दिए हुए हैं। आज हम 12वीं कक्षा के में व्यवसाय अध्ययन में संगठन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो संगठन की प्रक्रिया में जो पहला पॉइंट है वो उद्देश्यों की स्थापना, ठीक है। प्रक्रिया माने कार्य। तो संगठन की क्या कार्य है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य की स्थापना, क्या उद्देश्य है उस संगठन में, क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्यों के द्वारा हम कार्य को करेंगे। तो हमारा जो मान संगठन का निर्माण करते हैं, ये मान किसी संगठन में कोई भी, तो उस संगठन में क्या उद्देश्य है ये हमें पहले से निर्धारित करना चाहिए और उसकी स्थापना करनी चाहिए कि कुछ भी हम नाम देंगे, ठीक है, कुछ भी हम नाम दे देंगे और उसी नाम के द्वारा उस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे संगठन का रक्तदान है ना, रक्तदान करना है ना, इस संगठन के द्वारा रक्तदान, ठीक है। रक्तदान हमारा रक्तदान है, उसके द्वारा उसका उद्देश्य हमारा क्या है, लोगों को जागरूक करके अधिक से अधिक रक्तदान करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा संगठन है। उसी प्रकार उसकी स्थापना कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत ही जानना आवश्यक है, ठीक है। पहले की स्थापना उसको हो गया। दूसरा पॉइंट है क्रियाओं का निर्धारण। क्रिया माने कार्य है ना, क्रियाओं का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, है ना, उसका क्या उद्देश्य, उसका क्या लक्ष्य है, इसको जानने के लिए संगठन के द्वारा हो सकता है, किसी भी संगठन के द्वारा ही हम क्रियाओं का निर्धारण हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है क्रियाओं का वर्गीकरण, ठीक है। क्रियाओं का वर्गीकरण, किसी भी संगठन में क्रय विक्रय, विज्ञापन, निरीक्षण, विपणन, उत्पादन, सुरक्षा, मजदूरी एवं वेतन आदि, तो क्रियाओं का वर्गीकरण है। हमारे संगठन में क्या होगा, हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो क्रय विक्रय होगा ही, विज्ञापन होगा तो अधिक से अधिक हमारे संगठन को या कंपनी को अधिक से अधिक लाभ होगा, ठीक है। और हमारा संगठन कैसे चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर विपणन है, बाजारों में उस वस्तु को बेचेंगे और बेचने के बाद उस वस्तु का उत्पादन किस्म क्या है, उसके उत्पादन की किस्म क्या है ना, इस सब क्या है क्रियाओं की वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। फिर है कार्य का विभाजन, कौन व्यक्ति क्या करेगा, है ना, कौन व्यक्ति क्या करेगा, क्या वो सामूहिक रूप से होगा कि हमें उसको अलग अलग गुटों में बांटकर करना पड़ेगा। तो इस संगठन के द्वारा, ये संगठन के कार्य है कि वो उस कार्य को समूह में करेगा या अलग अलग गुटों में बांटकर करेगा, ठीक है। तो सही कार्य के लिए सही व्यक्ति, यहाँ पे कहा गया है कार्य विभाजन के लिए सही कार्य के सही व्यक्ति। अगर संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो जो जानकार है, जैसे कंप्यूटर के जानकार है तो कंप्यूटर के जानकार को ही हम उस विभाग को बांटेंगे और जो जानकारी है उसको दे देंगे क्या, अगर उसको दे देंगे तो हमें क्या होगा, संगठन को हानि हो सकती है। इसलिए कार्य के विभाजन करते समय सही व्यक्ति को सही कार्य हमें सौंपना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है सत्ता का हस्तांतरण। देखो, अधिकारों के बिना कार्यों को संपादित करना संभव नहीं है, अतः कर्मचारी व अधिकारियों को के कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का हस्तांतरण करना भी आवश्यक है। माने जो भी अधिकार है ना, जो भी सत्ता का हस्तांतरण, माने व्यक्ति जब तक उसको दायित्व नहीं मिलेगा, है ना, उसको हम अधिकारी कर्मचारी को कुछ बताएंगे नहीं, तब तक हम संगठन को अच्छे से हम चला नहीं सकते। वो स्वतंत्र रूप से जो कर्मचारी है वो कार्य करेंगे, किसी भी संगठन में हम उसको सौंप दें कि आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो हस्तांतरण करना माने हस्तांतरण माने एक हाथ से दूसरे हाथ को दे देना, माने एक हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उसको दूसरे को दे देंगे, ये सत्ता का हस्तांतरण है। फिर समन्वय और परिचय, ठीक है। इस किसी भी संगठन में समन्वय का होना आवश्यक, तालमेल का होना आवश्यक और एक दूसरे को जाने। जब तक एक दूसरे का परिचय हम जानेंगे कि ये अध्यक्ष है, ये सचिव है ना, ये कंपनी के सचिव है, ये फोरमैन है, तब तक हम किसी भी
कर्मचारी को हम नहीं जान सकते कि ये क्या करेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए समन्वय होना चाहिए और उसका संगठन, उसका परिचय, ये संगठन के कार्य के द्वारा अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे देखते हैं संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। अब उसके संरचना देखते हैं, संरचना में ढांचा, ठीक है। जैसे एक संगठन है, मानव के शरीर में क्या क्या है, रक्त है, मांसपेशियां है ना, और हड्डियां हैं, ये सब मिलकर एक मानव शरीर है। उसी प्रकार संगठन में भी का भी एक संरचना है ना, उसी के कारक को हम पढ़ेंगे, माने याद करेंगे। पहला जो पढ़ेंगे संगठन के उद्देश्य, उस संगठन में क्या उद्देश्य है। किसी भी संगठन का हमने रचना बना लिया, ढांचा बना लिया, तो संगठन क्या क्या उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखकर हम संगठन को ही अधिक महत्व दिया। जैसे यहाँ पे लिखा गया है किसी भी संगठन के निर्माण निश्चित उद्देश्य को लेकर आता है। कोई भी संगठन का हम निर्माण करेंगे, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है। दूसरा संगठन का आकार, वो संगठन का आकार कितना बड़ा है, क्या वो केंद्रीकरण है कि विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण मतलब एक जगह और विकेंद्रीकरण माने फैलाव। हमारा संगठन एक स्थान से अधिक स्थान पर है क्या, कि हमारा संगठन एक ही जगह है क्या, ऐसे उसका आकार कितना बड़ा है उसको जानने का प्रयास हमें करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें संरचना करते रहना चाहिए। फिर है प्रबंधकीय व्यूह रचना। प्रबंधकों को योजना या व्यूह रचना का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। व्यूह रचना प्रबंधकीय व्यक्ति है, मैनेजमेंट करने वाले कंपनी में या संगठन के द्वारा, है ना, उसको व्यूह रचना बनाते रहना चाहिए कि किस कार्य को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन व्यक्ति कैसे करेंगे, है ना। इसका प्रबंधकीय कार्य या मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के द्वारा व्यूह रचना होता है। फिर प्रबंधकों की योग्यता, क्या है उसकी योग्यता, क्षमता है कि नहीं, उसमें जो भी योजना बना रहे हैं उसमें योग्यता है कि नहीं, क्या वाकई में वो संगठन को चला सकते हैं कि नहीं, ठीक है। किसी भी कंपनी में सीईओ होते हैं और उसी के द्वारा वो किसी भी कंपनी को कंपनी के को जो है मैनेजमेंट करने का कार्य को करते हैं, उसमें योग्यता होगा तब होगा, ठीक है। फिर अगला है वातावरण। देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण से संगठन संरचना प्रभावित होती है। वहाँ की वातावरण क्या है, कैसा है, हम किसी भी संगठन का निर्माण करेंगे लेकिन उस वातावरण के द्वारा या उस वातावरण में किस संगठन का या किस कंपनी का या किस व्यवसाय का कार्य होगा, इसके लिए वातावरण ही निर्मित करेगा। क्या वहाँ का वातावरण आर्थिक स्थिति से ठीक है, वहाँ हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर संगठन संरचना कर सकते हैं। फिर अगला है नियंत्रण का विस्तार। कोई प्रबंधक कितना भी योग्य कार्य कुशल क्यों ना हो, उसे नियंत्रण व पर्यवेक्षण की क्षमता निश्चित होती है। माने नियंत्रण करने वाले का होना आवश्यक है। नियंत्रण में कंट्रोल, है ना, कंट्रोल किसी भी संगठन की डिमांड कर ले, लेकिन हम किसी को बोल नहीं पा रहे कि आप कार्य को कीजिए, तो कार्य करने के व्यक्ति का हमें चयन करना चाहिए। जैसे कंपनी में सदस्य होता है, वह जो सदस्य है किसी भी कर्मचारी को नियंत्रित करेगा, है ना, और नियंत्रित करने के बाद अपनी कंपनी या व्यवसाय या संगठन को चलाने का वो प्रयास करेगा, ठीक है। फिर विभागीकरण है, संगठन का निर्माण कर लिया लेकिन दायित्व का विभागीकरण होना चाहिए, अलग अलग विभाग होना चाहिए, अलग अलग विभाग है तो उसके द्वारा वो कार्य होता है। ये है संगठन की संरचना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्रियात्मक संगठन, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।